चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा विषय। भाषा विषय के अंतर्गत है पाठ 10। पाठ 10 में मेरे जेब कतरे के नाम। अब ये पाठ थोड़ा सा पढ़ने में ही नाम उसका कुछ अलग सा लगता है। मेरे जेब कतरे के नाम। जेब कतरे मतलब कौन? यहाँ पर लेखक अपने कुछ व्यंग के माध्यम से जो समाज में जेब कतरे हैं उनके बारे में कहना चाहता है। जेब कतरे अर्थात जेब काटने वाला, जेबें काटने वाला। हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोई ट्रेन में जा रहा है या बस में यात्रा कर रहा है, उस यात्रा के दरमियान उसकी जेब कट गई, मतलब उसका पर्स जेब से निकाल लिया गया या मोबाइल फोन उसका निकाल लिया गया। तो इस तरह से समाज में कौन कौन से जेब कतरे हैं, उन जेब कतरों के बारे में लेखक ने अपनी भावना व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत की है। देखते हैं मेरे जेब कतरे के नाम इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी क्या कहना चाहते हैं। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, जिनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 1921 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1995 ईस्वी जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब लेखक का परिचय देखते हैं। हिंदी के मूर्धन्य आधुनिक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का हिंदी साहित्य में व्यंग्य रचना को प्रतिष्ठित कराने में मौलिक योगदान रहा है। आपने भारतीय समाज के अंतर्विरोधों, विसंगतियों, भ्रष्टाचार, पाखंड तथा शोषण को व्यंग द्वारा बड़ी कुशलता से उद्घाटित किया है। अर्थात जो हमारे देश में विसंगतियां हैं, जो ऊंच नीच की तरह या असमानताएं हैं, भ्रष्टाचार जो फैला है, प्रजातंत्र हो लोकतंत्र हो, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, किस तरह से हम नेताओं को अपनी सेवा के लिए चुन करके भेजते हैं। जाते तो वे सेवा के नाम पे, किंतु समाज सेवा और देश सेवा के बजाय वे अपनी सेवा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और फिर कुछ ऐसे पाखंड जिसके माध्यम से समाज के लोगों का शोषण होता है, उसे बड़े ही व्यंग के माध्यम से बड़े ही कुशलता से प्रस्तुत करने का काम हरिशंकर परसाई जी करते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां रही है हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। अब इस पाठ में क्या कहना चाहते हैं हरिशंकर परसाई जी? प्रस्तुत हास्य व्यंग पत्र में हरिशंकर जी ने जेब कतरे द्वारा उनके जेब काटने के प्रसंग को बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर एक पत्र के माध्यम से वे अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं हरिशंकर परसाई जी, जिसमें उनके जीवन में कौन कौन से लोग ऐसे आए जिन्होंने उनकी जेब काटी। अर्थात यह व्यंग के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करना किया है, बड़े ही मनोरंजक तरीके से इसे प्रस्तुत किया है कि किस तरह से समाज में उनके साथ धोखा हुआ, उनकी जेब कटी। प्यारे भाई, तूने भोपाल स्टेशन पर रेल के डिब्बे के भीतर 10 आदमियों के बीच मेरा जेब काट लिया। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे संबोधित करते हुए वे प्रश्न अपना बता रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं हरिशंकर परसाई जी। अरे प्यारे भाई, भोपाल स्टेशन पर रेलवे डिब्बे के भीतर 10 लोग थे और उनके बीच तूने मेरा जेब काट लिया है। आशा है तू मुझे भूला नहीं होगा। जेब में 175 रुपए थे, गिन लेना। अगर 5-10 कम हो तो अगली बार मैं पूरे कर दूंगा। अब लेखक कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम भूले नहीं होगे, क्योंकि मेरी जेब में उस वक्त 175 रुपए थे। कहानी बहुत पुरानी है, उनकी व्यथा बहुत पुरानी है जो उन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो 175 रुपए उस समय बहुत अधिक रहे होंगे। तो लेखक कहता है कि हो सकता है कि फिर से गिन लेना, 175 रुपए थे। हो सकता है 5-10 अगर कम हो तो अगली बार जब मिलना तो मुझसे ले लेना, मैं पूरा कर दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मन में तो यह रहे कि 175 रुपए गए और तेरे हाथ सिर्फ 170 रुपए पड़े। यह पैसे की बात नहीं है। 10-5 इधर उधर हुए तो क्या फर्क पड़ता है। बात भावना की है। भावनात्मक बेईमानी मैंने कभी नहीं। अब लेखक कहते हैं कि बात 5-10 रुपए की नहीं है, पैसे की नहीं है, लेकिन मेरी जेब से 175 गए तो तुम्हें पूरे 175 मिलने चाहिए, ऐसी मेरी भावना है।
तो मैं भावनात्मक बेईमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्थात मैं दुखी होऊंगा कि मेरे जेब से जब 175 गए तो तुम तक 170 ही कैसे पहुंची। दोस्त, तूने बड़ा उपकार किया। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तो मानव देह मिलती है। मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और जेब काटने का गौरव सिर्फ मनुष्य को विधाता ने दिया है। कोई कुत्ते का जेब नहीं काटता, मगर वह आदमी भी इतना अभागा है जिसका एक बार भी जेब न कटे। अब लेखक यहाँ पे कहते हैं कि दोस्त, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य जन्म है वह लगभग 84 लाख अलग अलग योनियों को भोगने के बाद हमें मानव देह, मानव शरीर मिलती है। और इस योनि में आने के बाद जेब काटने का जो गौरव है वह मुझ जैसे व्यक्ति को मिला। अगर जिस व्यक्ति को नहीं मिला, अर्थात वो अभागा है। क्योंकि जेब भी कटती किसकी है? मनुष्य की, इंसान की, आदमी की ही जेब कटेगी। कोई जानवर, किसी कुत्ते की जेब थोड़ी कटेगी। तो मुझ जैसा सौभाग्यवान व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, या ऐसा व्यक्ति जिसकी अब तक जेब नहीं कटी है वह बड़ा ही अभागा है, ऐसा व्यंग्यात्मक तौर पर लेखक जी कह रहे हैं। ऐसी बेमानी जिंदगी जी जाए कि उस पर जेब कट का भी ध्यान न आ जाए। मैं आत्मग्लानि से पीड़ित था। उम्र बढ़ रही है, न जाने कब कूच का डंका बज जाए। अब लेखक कहते हैं कि बड़ी बेमानी जिंदगी में काट रहा था, उस पर भी जेब कट, अर्थात जेब न कटे, ऐसा बात ऐसी बात हो ही नहीं सकती। और मैं बड़ी आत्मग्लानि से पीड़ित हूँ कि मेरी उम्र बढ़ते जा रही है। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए या कूच का डंका बज जाए। कूच का डंका बज जाए अर्थात इस दुनिया से विदा लेने का समय आ जाए, या मेरा अंतिम समय आ जाए, मुझे भगवान के यहाँ जाना पड़े। और बिना जेब कटे उस लोक में किस मुंह से जाऊंगा? और अगर मैं बिना जेब कटाए इस संसार से जाऊंगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा कि अरे, कितने योनियों, 84 लाख योनियों के बाद तुम्हें जन्म भी मिला और तुम्हारी जेब नहीं कटी और फिर तुम इस संसार से विदा होकर के आ गए। प्यारे, मैं तो खुद जेब कट की तलाश में था। तूने उतनी परेशानी फालतू उठाई। तू मुझसे कह देता कि मैं जेब कट हूं तो मैं खुद ही कहता मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। ले, मेहरबानी करके मेरा जेब काट ले, मेरा जीवन सार्थक कर। अब लेखक कहते हैं कि अरे प्यारे, मैं तो चाहता ही था कि कोई मेरी जेब काटे। मैं तो कितने दिनों से परेशान था, और तूने तो बिना वजह इतनी जहमत उठाई, इतनी परेशानी उठाई। अगर मुझसे कह देता कि तू जेब कट है तो मैं स्वयं तेरे सामने प्रस्तुत हो जाता, हाजिर हो जाता। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि कोई आए, मेरी जेब काटे और मेरा जीवन सार्थक करे, मेरा जीवन धन्य करे। दोस्त, वर्तमान सभ्यता जेब कटी की सभ्यता है। हर आदमी दूसरे की जेब काट रहा है। अब लेखक कहते हैं कि अरे मित्र, ये जो इस समय की जो सभ्यता चल रही है हमारे देश में, वह जेब कटी की सभ्यता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जेब काटने से तात्पर्य लेखक का है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा दे रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे की जेब काटने के पीछे पड़ा है, इसी ताक में है कि किस तरह से किसी की जेब काटी जाए। इस सभ्यता में अपना जेब बचाने का तरीका यह है कि दूसरे की जेब काटो। सिर्फ उसकी जेब सुरक्षित है जो दूसरे के जेब पर नजर रखता है। अब व्यंग के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं अपने जेब की सुरक्षा में पूरा ध्यान दूंगा तो मेरी जेब अवश्य कटनी है। कभी न कभी मेरी जेब कोई न कोई जरूर काटेगा। लेकिन जेब किसकी सुरक्षित है? जो दूसरे की जेब काटने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा है, प्रयास में लगा है कि किस तरह से वह दूसरे की जेब काटे। तब जाकर के अपनी जेब सुरक्षित बचेगी, ऐसा लेखक कहते हैं। मेरा जेब इसलिए कटा कि मैं अपने जेब पर ही ध्यान दे रहा था। अगर मैं पास की बर्थ के सेठ के जेब पर ध्यान देता तो मेरा जेब कभी नहीं कटता। अब लेखक ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी जेब बचाने के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं किसी और की जेब पर ध्यान देता। अब यहाँ पर वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर जो दूसरे सीट है, बर्थ है, जहाँ पर सेठ जी बैठे हैं, तो उनके जेब की तरफ अगर मेरा ध्यान होता तो शायद मेरी जेब कभी नहीं कटती। दोस्त, तेरा मेरा धंधा एक है। मैं भी जेब कट हूँ। मैं लोगों के जेब में रखे अनुभव निकाल कर लिखता हूँ। अब लेखक यहाँ पे कहते हैं कि तू भी जेब कट है, मैं भी जेब कट हूँ। तू लोगों के जेबों से पैसे चुराता है तो मैं लोगों के अनुभव निकाल करके लाता हूँ।
लेखक का काम ही है कि दूसरे जो भी व्यक्ति है उसके अच्छे अनुभव से सीख करके उनको पेन के माध्यम से एक साहित्यिक एक रचना का निर्माण करना, एक किसी एक ऐसे एक लेख का निर्माण करना जो बड़ा ही मनोरंजक हो, लोग उसे पढ़ सकें। तो लेखक कहता है कि तू भी जेब कट है, मैं भी जेब कट हूँ। तुम्हारा धंधा, मेरा धंधा तो एक समान है। मैं अनुभवों को निकाल करके लिखता हूँ। अनुभवों से भरे कई जेब मैंने काटे हैं। तूने मुझ जेब कतरे का जेब काट लिया। विचार की बात यह है कि नाई नाई से बाल कटाई के पैसे नहीं लेता। तो क्या एक जेब कट को दूसरे जेब कतरे का जेब काटना चाहिए? अब यहाँ पर लेखक प्रश्न करता है जेब कट से, अरे हम तो दोनों एक ही बिरादरी के हैं। तू भी जेब कट, मैं भी जेब कट। तूने देखा होगा नाई नाई से कभी भी बाल काटने के पैसे नहीं लेता। तो फिर क्या, मैं जेब कट हूँ, तुम भी जेब कट हो, तो मुझसे तुम्हें पैसे लेने चाहिए थे क्या? तुम्हें मेरी जेब काटनी चाहिए थी? नहीं काटनी चाहिए थी, क्योंकि हम एक ही व्यवसाय के दो लोग हैं। तो एक व्यवसाय वाला उसी संबंधित व्यवसाय से जो भी व्यक्ति होगा उससे पैसे नहीं लेता। एक धंधे वालों में जो नैतिकता होती है उसका पालन तुझसे हुआ या नहीं, यह सोचना तेरा काम है। अब जो तेरी नैतिकता थी, जो तेरी ईमानदारी थी, उस ईमानदारी को तुमने नहीं निभाया, यह सोचने का काम तुम्हारा है, मेरा काम नहीं है। अब ये सही हुआ या गलत उसे तुम सोचो। मैं तो कृतार्थ हूँ कि तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मैंने कभी लिखा था कि आदमी कचहरी जाने वाला जानवर है। आज कहता हूँ आदमी वह जानवर है जिसका जेब कटता है। अब लेखक कहता है कि कचहरी, अब कचहरी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो भी व्यक्ति पड़ता है उसकी जेब कटनी है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लूटने का कार्य लेखक के साथ हुआ होगा, इसलिए वे अपने कचहरी के अनुभवों को शेयर करता है, हमारे साथ साझा कर रहा है लेखक। और कहता है कि आदमी वह जानवर है जिसका जेब कटता है। मगर यार इतने लोगों में तूने मुझे कैसे छांट लिया? मैं बार बार अपनी जैकेट के उस जेब को टटोलता था जिसमें नोट रखे थे। अब लेखक कहता है कि मैं तो बड़ा ही उस वक्त पूरी तरह से सावधान था। मैंने बार बार अपनी जेब को टटोल रहा था। फिर तूने कैसे पहचान लिया कि मेरी जेब आसानी से कट सकती है? बात यह है कि मैं टुच्चा आदमी हूँ। लोग तो हजारों रुपए जेब में रहते हैं और ध्यान नहीं देते, पर मैं 100-50 रुपए लेकर चलता हूँ तो भी टटोलता रहता हूँ। अब लेखक कहता है कि मैं तो बड़ा ही छोटा आदमी हूँ, तुच्चा व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतने सारे तो पैसे है नहीं। लोग तो इतने सारे पैसे जेब में रखते हैं और एकदम निश्चिंत होकर के चलते हैं, उनका तो ध्यान भी कभी अपनी जेब पर नहीं जाता। और मैं 100-50 रुपए रख करके चल रहा हूँ तो भी मैं अपनी जेब को बार बार टटोल रहा हूँ कि कहीं वो पैसा गिर न जाए, कहीं वो पैसा किसी के द्वारा निकाल न दिया जाए। तूने ताड़ दिया होगा कि मैं ओछा आदमी हूँ, जिसे रुपए लेकर चलने का अभ्यास नहीं है। अब लेखक कहता है कि तूने इसी चीज से शायद पहचान लिया होगा, इसी चीज से अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं बड़ा ही छोटा इंसान हूँ। मुझे या तो रुपए लेकर के चलने का अभ्यास नहीं, या तूने मुझे कोई मालदार आदमी समझ लिया होगा। इधर कुछ मोटा हो गया हूँ, जैकेट पहन लेता हूँ तो किराने का व्यापारी लगता हूँ। शरीर ने धोखा दे दिया। अब लेखक कहते हैं कि मैं दिखने में बड़ा ही हट्टा कट्टा मालदार व्यक्ति लगता हूँ, तो तूने मुझे हो सकता है मालदार व्यक्ति समझ लिया हो, पैसे वाला व्यक्ति समझ लिया हो, और थोड़ा मोटा भी हो गया हूँ, जैकेट पहन लेता हूँ तो व्यापारी लगता हूँ, किराना का व्यापारी। अब किराना दुकान आप लोगों ने देखी होगी जहाँ पे वस्तुएं, घर की चीजें, राशन वगैरह सब चीज मिलता है, वहां तो उस तरह का कोई मैं व्यापारी लगता हूँ। तो मेरे शरीर ने भी इस समय धोखा दे दिया है, शरीर ने धोखा दे दिया अर्थात अब लेखक थोड़ा सा हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट हो गया है, मोटा हो गया है। पिछले साल मेरे पास दो तगड़े कसरती जवान आए। अब लेखक अपने शरीर के बारे में बता रहे, उनके शरीर को देख करके किस तरह से लोगों ने धोखा खाया। अब पिछले साल दो तगड़े कसरत करने वाले जवान आए, व्यायामशाला के कोई व्यक्ति, दो लोग आए। बोले हमारी व्यायामशाला का वार्षिकोत्सव है, उसमें आप प्रमुख अतिथि हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं बड़े पेशों पेश में पड़ा, इन लोगों ने मुझे क्या समझ लिया है? अब लेखक कहता है कि व्यायामशाला का वार्षिकोत्सव है और मुझे प्रमुख अतिथि बनाने के लिए दो पहलवान, दो कसरती जवान आए और उन लोगों ने मुझसे प्रार्थना की, निवेदन किया। मैं बड़ा ही पेशों पेश में पड़ गया, असमंजस की स्थिति में था कि मैं व्यायामशाला का प्रमुख अतिथि कैसे बन सकता हूँ। अब ये लोग मुझे क्या समझ रहे हैं?
या तो पहलवान समझ रहे हैं या कोई व्यायामशाला में नियमित तालीम लेने वाला व्यक्ति समझ रहे हैं। मैं तो एक छोटा-सा लेखक, और व्यायामशाला और लेखक का कहाँ से रोल या कहाँ से उसमें साम्य आया? लेखक और व्यायामशाला, मैं अगर मरियल लेखक होता, तो क्या ये मुझे मुख्य अतिथि बनाते? मैं कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर जब निकला हूँ, तब लगता है उस्ताद शागिर्दों को रियाज़ करा के नहा धोकर बादाम खरीदने निकले। अब लेखक कहता है कि मैं जैसे ही कुर्ते की आस्तीन वगैरह चढ़ा करके जब निकलता हूँ, तो उस्ताद शागिर्दों को रियाज़ करा के, अर्थात उस्ताद जो उस पहलवान अखाड़े का जो मुख्य होता है, शागिर्द मतलब उनके जो शिष्य हैं, उनको नियमित रियाज़ का अर्थ है अभ्यास करा करके नहा धोकर बादाम खरीदने निकले हैं ऐसा लगता है। मैंने उनसे कहा वीरों या गौरव, दारा सिंह या चंदगी राम को दो। मास्टर चंदगी राम पहले ओलंपियाड में विजेता रहे कुश्ती के भारत के। देखने में तो शरीर से दुबले-पतले थे, लेकिन बड़े-बड़े पहलवानों को उन्होंने चित किया। तो उसके बाद फिर दारा सिंह हम लोगों ने देखा है कि रामायण में भी उन्होंने हनुमान का रोल किया है, अनेक फ़िल्मों में उन्होंने हनुमान जी का रोल किया है। तो बड़े ही अच्छे कुश्ती के पहलवान थे वे, और अपने जीवन में 1-2 कुश्तियाँ छोड़ दें तो बाकी वे जीवन में कभी हारे ही नहीं। तो इस तरह के पहलवानों के बारे में लेखक कहता है कि अगर तुम्हें बुलाना ही था तो दारा सिंह जैसे, मास्टर चंद्रगी जैसे व्यक्ति को बुलाते, इन उस क्षेत्र के लोगों को बुलाते जो व्यायामशाला के लिए बराबर सूट करते, उसके हिसाब से अतिथि बनते। मैं तो एक लेखक हूँ, मैं बहुत तुच्छ हूँ, वे नहीं माने और मुझे जाना पड़ा। इस शरीर ने मेरी क्या-क्या गत नहीं कराई। अर्थात जो शरीर उनकी तगड़ी थी, मोटे-ताजे थे, इसलिए लोगों को गलतफ़हमी होती थी कि शायद ये पहले कुश्ती के या अखाड़े के पहलवान रहे हों, व्यायामशाला में नियमित रियाज़ करने वाले रहे हों। तो लेखक कहता है कि शरीर की वजह से ही मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। व्यायामशाला में भिजवाया और जेब कटवाया। अब व्यायामशाला में गए होंगे जब, तो वहाँ पर भी कुछ उनको अनुदान के रूप में या गिफ्ट के रूप में देना पड़ा होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अब मेरी जेब व्यायामशाला में भी कटी। यहाँ पर व्यायामशाला में जेब कटने का मतलब है कुछ उनकी ओर से चंदा लेने की बात आई होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। दोस्त मैं तेरी बुद्धि की दाद देता हूँ, तूने मुझे समझ लिया। तू सेठ पर नहीं रिझा, तू जानता था कि सेठ के पास जाएगा तो वह तेरी ही जेब काट लेगा। अब लेखक कहता है कि इन पहलवानों को मैं अच्छी तरह से समझ गया, बड़े बुद्धिमान हो तुम लोग। अगर तुम लोग किसी सेठ के पास जाते, तो सेठ जी पहले कुछ न कुछ मोल-भाव करते तब जाकर के अतिथि बनते, अर्थात वे तुम्हारी जेब पहले ही काट लेते। हम लेखक लोग मनुष्य के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं, पर तूने जैसा अध्ययन मेरा कर लिया, वैसा मैं किसी पात्र का नहीं कर सका। असल में लेखक तुझे होना चाहिए और मुझे जेब कतरा। अब यहाँ पर वे उस अखाड़े के व्यक्तियों से, व्यायामशाला के लोगों के बारे में लेखक कहते हैं कि हमारा काम है, हम लेखक हैं, हम मनुष्य का क्या चरित्र है, क्या मन है, किस तरह की उसकी सोच है, उसका अभ्यास हम करते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं, और फिर किसी के पात्र के हिसाब से उसको डायलॉग्स देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। लेखक तो तुझे होना चाहिए और मुझे जेब कतरा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। तुम लोग मेरी जेब आसानी से काट सके, मुझे अतिथि बना सके। न जाने कब से तू मेरे पीछे पड़ा था। मुझे याद होगा, मैं कंडक्टर और एक यात्री के बीच का झगड़ा निपटा रहा था। तभी तूने मुझे समझ लिया होगा कि मेरी प्रकृति ऐसी है कि दूसरों के मामलों में कूद पड़ता हूँ। तूने इसी दांव से मुझे मारा। मुझे अब विश्वास हो गया है कि दूसरे की मदद करना बड़ी आदत है। जिसे इसकी लत पड़ जाती है, उसका जेब कटता है। अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है, तो उसकी जेब निश्चित ही कटनी है। अब कैसे पता चला, जिस व्यक्ति ने भी लेखक की जेब काटी, कि लेख उसने देखा कि लेखक एक दिन बस से यात्रा कर रहा है, एक कंडक्टर और यात्री के बीच कोई झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े को निपटाने का काम लेखक ने किया। इसका मतलब कि मेरी प्रवृत्ति, मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं दूसरे के मामलों में कूद पड़ता हूँ। इसी से तूने अंदाजा लगाया होगा मित्र कि मेरी जेब आसानी से काटी जा सकती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति कहीं भी किसी की मदद के लिए जाएगा, उसकी जेब से कुछ न कुछ खर्च होना ही है। तो इस तरह से तुझे तो याद होगा कि तूने डिब्बे के उस कोने में खड़े होकर मुझे बुलाया था। मैंने देखा तेरी आँखें लाल थीं, तू पागल जैसा लग रहा था। तूने कहा था इधर आओ,
इधर आओ, बर्थ नहीं मिलता, सीट नहीं मिलता, हम परदेसी आदमी, तेरा यह दांव चला नहीं। तो लेखक कहता है कि यहाँ पर बर्थ नहीं मिलेगा। अब लेखक फिर अपने ट्रेन की जो यात्रा कर रहा है उस पर आता है, उस प्रसंग पर आता है। उसने कहा कि तू एक कोने में खड़ा था, तेरी आंखें लाल लाल थी, तू पागल जैसा लग रहा था, और तूने ही मुझसे कहा कि इधर आओ, यहाँ पर तो नहीं मिलता, सीट नहीं मिलता, हम परदेसी आदमी है, तेरा यह दांव चला नहीं। तू मुझे अलग ले जाकर लूटना चाहता था, पर पगले उसमें छीना झपटी होती, हो सकता था तू गिरफ्तार हो जाता। मैंने यह खतरा देख लिया था, इसलिए मैं सीट से उठा नहीं और कहा कंडक्टर से बात करूं। तब तू मेरे पास आ गया और अपने हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। तूने मेरी आंखों में भरपूर देखा, मैंने तेरी आंखों में देखा। मुझे लगा ही नहीं कि तू जेब कतरा है। अगर मैं समझ जाता कि तू जेब कट है तो तुझे गले लगा लेता। मैं समझा तू तो पागल है। अब लेखक यहाँ पे कहता है कि तू लूटना चाहता था, तू चाहता था कि मैं किनारे आऊं, बाहर आऊं, और फिर तेरे और मेरे बीच छीना झपटी हो, तू मेरे पैसे छीन ले। हो सकता है इस प्रयास में तू गिरफ्तार हो जाता। तो मैंने यह खतरा देख लिया था, इसलिए मैं भी चालाक था, मैं भी अपनी सीट से उठा नहीं। मैंने कह दिया कि जाओ कंडक्टर से बात करो। तब तू मेरे पास आया और मेरे कंधों पर हाथ रख दिए, मेरी आंखों में देखा, मैंने तेरी आंखों में देखा। मुझे लगा ही नहीं किसी तरह से कि तुम जेब कतरे हो। अगर मैं किसी भी तरह से तुमको समझता कि तुम जेब कतरे हो, मैं तुम्हें अपने गले लगा लेता। मुझे तो लगा तुम पागल हो, लिहाजा मैं आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। तय किया कि तूने गड़बड़ की तो मैं तुझे मारूंगा, एक घूंसा नाक पर, एक जबड़े पर, और लात पेट पर। मतलब लेखक ने पहले ही प्लान कर दिया है, उसे लगा ही नहीं कि यह किसी भी तरह से जो व्यक्ति है वह जेब कतरा। अगर जेब कतरा होता तो क्या करता लेखक, उसे अपने गले लगा लेता, उसे जेब काटने देता। किंतु उसे पागल समझा था, और दिमाग में मन ही मन पूरी तरह से यह सोच लिया था कि अगर व्यक्ति मुझ पर आक्रमण करेगा, किसी भी तरह की हमला अगर करने का प्रयास करता है, तो मैं अपनी आत्मरक्षा में एक घुसा उसके नाक पर जड़ूंगा, दूसरा जबड़े पर, और जो लात है वह पेट पर मारूंगा। इस तरह से लेखक ने पूरी तरह से अपनी आत्मरक्षा में मन बना लिया था। तू बड़ा ऊंचा कलाकार है, तूने मेरा ध्यान जेब से किस चतुराई से हटा दिया, वाह। लेखक कहता है कि तू कितना बड़ा कलाकार है, मैं तो मेरी जेब की तरफ ध्यान ही नहीं दे सका, मैं तो तेरे बारे में ही सोचता रहा। अर्थात तूने बड़ी ही चतुराई से मेरा ध्यान मेरी जेब से हटा दिया। इसी क्षण तेरा साथी मेरी बाईं तरफ से आया। उसने मेरे कान के पास मुंह लगाकर कहा, ये अपनी भाषा नहीं समझता, और उसने मेरी जेब से वह लिफाफा निकाल लिया जिसमें नोट रखे थे। आप उसी क्षण जो जेब कतरे का कोई साथी था तो वो बगल से आया, कान के पास मुंह लगा करके धीरे से लेखक के कान में कहता है, ये अपनी भाषा नहीं समझता। और फिर उसी क्षण उसने जो मैंने लिफाफे में पैसे रखे थे, नोट रखे थे, उस लिफाफे को निकाल लिया। प्यारे, मैं न घड़ी बांधता न बटुआ रखता, कार्य अनंत है। बार बार घड़ी क्या देखना, मैं लेखक हूं। अब लेखक कहता है कि मेरे पास न कभी घड़ी रही, न कभी बटुआ अर्थात पर्स रहा, मेरे पास कार्य अनंत है, काम बहुत है। अर्थात लेखक एक व्यस्त प्राणी है, हमेशा लिखने में बिजी है, तो घड़ी की क्या आवश्यकता है मुझे। और बटुआ पर्स तो कभी मैं रखता नहीं। बार बार घड़ी क्या देखना, मैं एक लेखक हूँ। जिस प्रकाशन प्रतिष्ठा के रुपए होते हैं उसी के लिफाफे में मैं रख लेता हूँ। अर्थात जैसे कोई प्रकाशन वाला कहीं पे पब्लिशर है जो पुस्तकें छापने का कार्य करते हैं, उस प्रतिष्ठान का जो भी पैसा लेखक को मेहनत के रूप में मिलता है लिखने के बदले, तो वो कवर में डाल करके उस पैसे को देखते हैं। तो पर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी, उसी लिफाफे को जेब में रख लेता है लेखक। आदमी को लिफाफे के बारे में बहुत सावधान होना चाहिए। लिफाफा दुरुस्त है तो सब ठीक है, फिर पूंजीवाद के अंतर विरोध को मैं जानता हूँ। अर्थात जो भी लिफाफा दे रहा है वह दुरुस्त होना चाहिए। दुरुस्त का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उसके अंदर कुछ मुद्रा, कुछ पैसा हो। सिर्फ खाली लिफाफा या कम पैसे वाला लिफाफा नहीं होना चाहिए। अर्थात जीवन चलाने के लिए पैसे की जो आवश्यकता है वह लिफाफा में होना चाहिए। अर्थात शायद लेखक को मेहनताना उनके काम के बदले कम मिलता रहा। एक प्रकाशक का पैसा दूसरे के लिफाफे में रख देता हूँ तो हो सकता है लिफाफा रुपयों को ले जाए। अर्थात अगर किसी एक प्रकाशक ने जो पैसा दिया है, अगर दो प्रकाशक के पैसे एक ही में रख दिया तो लेखक कहता है कि हो सकता है लिफाफा ही रुपया ले जाए।
अर्थात पैसे बहुत कम होते होंगे। दोस्त, यह सब घटना मैंने इटारसी के बाद जोड़ी। इटारसी तक मुझे पता नहीं था कि मेरा पैसा निकल गया। इटारसी में मैंने टटोला तो पाया लिफाफा गायब है। तब मुझे समझ आया कि तू जेब कट था। 2 स्टेशन मैंने दुख मनाया। फिर सोचा, पैसे भी खोए और दुख भी भोगूं। मैं कैसा बेवकूफ हूँ। मैं चैन से सो गया। अब लेखक यहाँ पे कहता है कि मुझे यह जो घटना है वह इटारसी के बाद पता चली। तब जब तक मैं यात्रा में था मुझे पता ही नहीं चला। जब 2 स्टेशन चले गया तब पता चला। फिर भी 2 स्टेशन तक ही मैंने पश्चाताप किया। मैंने सोचा कि एक तो मेरे पैसे चले गए, मेरी जेब कट गई। पैसे तो खोया ही, अब अपना चैन क्यों खो। अब उसके लिए दुखी होके क्या फायदा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझसा बेवकूफ कोई नहीं। तू यह सब पढ़कर शायद दुखी होगा। नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं भाई। मैं भी जेब काटने में उस्ताद हूँ। हाँ, तरीका दूसरा है। तूने मेरा जेब काटा तो मैंने एक स्वामी का जेब काट लिया। अब लेखक यहाँ पे कहते हैं कि तू इन सब जो मैं अभी तक लिखा हूँ उसे पढ़ करके दुखी हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भी एक जेब कट हूँ और जेब काटने में बहुत ही उस्ताद हूँ, माहिर हूँ। हाँ, लेकिन मेरा जो तरीका है वह तुम्हारी तरह नहीं। मैंने भी अभी एक स्वामी जी का जेब काटा है। एक जयंती पर भाषण देकर मैंने कुछ ज्यादा ही रुपए कमा लिए। तू अपने मन में ग्लानि को निकाल दे। तूने मेरा उपकार ही किया है। मेरा जेब कट गया है यह जानकर मेरे दोस्तों ने मेरे लिए रुपए का इंतजाम कर दिए। तू 175 रुपए ले गया था ना, मैंने 500 रुपए कमा लिए। अब लेखक यहाँ पे कहते हैं कि मैं एक किसी स्वामी जी की जयंती पर गया था और उस जयंती पर जाने के बाद मैंने अच्छा खासा भाषण दिया है, बड़ा ही अच्छा। अब लेखक है, बोलने में माहिर है, तो बहुत अच्छा भाषण दिया। उसे खुश होकर के मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिल गए। तुम सोचते होगे कि तुमने मेरे 175 रुपए चुरा लिए, 175 रुपए की जेब काटी। लेकिन जब लोगों तक यह बात पहुंची कि मेरी जेब कटी है, मेरे पैसे चले गए, तो लोगों ने मेरी मदद के लिए पैसे जमा किए। मैंने 500 रुपए कमा लिए। अब लेखक यहाँ पर प्रसन्न हो रहा है कि मेरे गए 175, लोगों ने सहानुभूति में मुझे 500 रुपए दे दिए। 200 रुपए तो उन स्वामी का जेब काटने से मिला। अब यहाँ पर स्वामी जी का प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जेब नहीं काटी है, वहां पर जाकर के जो भाषण दिया है उसके एवज में उनको पैसे मिले। तो लेखक को कहता है कि जो भी उनके शब्द थे उसके माध्यम से 200 रुपए उनको मिले। अर्थात स्वामी जी ने अपनी दक्षिणा में से ही 200 रुपए लेखक को दे दिए। 300 रुपए दो दोस्तों ने मिलकर दे दिए। अब तो हिसाब कर, तेरे हाथ में 175 रुपए लगे और मेरे 175 रुपए गए, पर 500 मिले। यानी इस पूरे मामले में मैं 325 रुपए के फायदे में हूँ। अब लेखक कहता है कि तूने क्या कमाया, तू तो 175 रुपए ले गया और मेरे पास आए 500। इसका मतलब मुझे 325 रुपए अभी भी ज्यादा मिले। अब तू बड़ा जेब कट है या मैं हूँ? अब तू ही निर्णय कर, तू ही फैसला कर। तूने तो 175 पाया, मैंने 175 खोया। मिले 500, 325 रुपए तुझसे ज्यादा ही मिले। तो अब तुम ही अपना फैसला करो कि तुमसे बड़ा जेब कट मैं हूँ। दोस्त, क्या क्या योजनाएं बनाई थी। मित्रों ने कहा, अखबार में विज्ञप्ति दे देते हैं कि परसाई जी का जेब कट गया, इसलिए उनका हर मित्र उन्हें 1 रुपया दे। मैंने इसे नामंजूर कर दिया। अच्छा, उनके दोस्तों ने भी लेखक के बहुत सारी योजनाएं बनाई, प्लानिंग की कि अखबार में हम लोग विज्ञापन दे देते हैं कि परसाई जी की जेब कट गई है, अगर भाई हर व्यक्ति जो उनका मित्र है अगर 1-1 रुपए दिया तो उनकी मदद हो जाएगी। लेकिन मैं एक अच्छा लेखक, अच्छा व्यक्ति, इसके नाते मैंने इस बात को नामंजूर कर दिया। कहा, यारो मुझे जिंदा रहने दो। अगर रुपए नहीं आए तो लगेगा मैं इस भ्रम पर जिंदा था कि मेरे दोस्त हैं। भ्रम टूटने से आदमी मर जाता है। अब लेखक कहता है कि अरे यारो मुझे जीने दो। जैसा ही किसी से मदद मांगोगे, पैसा मांगोगे, मित्रता टूट जाएगी। तो कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे इतने सारे मित्र हैं। तो मुझे इस भ्रम में ही, इस धोखे में ही रहने दो। अगर मेरा ये भ्रम टूटेगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। क्यों? अगर किसी मित्र ने 1 रुपए भी देने से इनकार कर दिया या नहीं दिया या खुशी से नहीं दिया, तब मेरा मन टूट जाएगा। और जैसे मन टूटेगा, भ्रम टूटेगा मेरा, अब तक जो धोखे में जी रहा हूँ यह बात मुझे समझ में आएगी, तो मैं जी नहीं सकूंगा। इसके लिए जैसा चल रहा है रहने दो, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। तब मित्रों ने कहा, अच्छा
तो फिर तुम्हारी फोटो छाप कर उसके नीचे लिख दें, इस आदमी का जेब कट गया है, या जिस किसी को मिले इसे 1 रुपया दे दे। तब मित्रों ने कहा कि अच्छा, तो मैं एक अच्छा और आइडिया सुझाव है कि फोटो छाप करके दे देते हैं पेपर में, अगर और लिख देते हैं नीचे कि यह व्यक्ति जिस किसी को मिले उसे 1 रुपए की मदद करे क्योंकि इस व्यक्ति का जेब कट गया है। यह योजना भी मुझे पसंद नहीं आई। तब मित्रों ने कहा अच्छा, गुमशुदा की तलाश शीर्षक के नीचे छपवाते हैं, प्रिय परसाई, तुम सिर्फ 250 रुपयों के कारण नहीं छिप गए, लोग तो करोड़ों रुपयों की कालिख से पुता चेहरा नहीं छिपाते। तुम जहां कहीं भी हो, चले आओ, 250 रुपए का प्रबंध तुम्हारे दोस्त कर देंगे। अब लेखक कहता है कि गुमशुदा लापता व्यक्ति के लिए जैसे विज्ञापन दिया जाता है, उस तरह से तुम्हारा फोटो छाप करके उसके नीचे लिखवा देंगे कि प्रिय परसाई जी, तुम अब चले आओ, 250 रुपए के लिए क्या कहीं छिपे हो। इस समाज में तो ऐसे करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी करने वाले लोग मुंह पे कालिख लगा करके भी चेहरा नहीं छुपाते। अर्थात जो समाज में भ्रष्टाचार फैला है उस पर व्यंग कर रहे हैं लेखक, कि कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी समाज में करोड़ों की हेरा फेरी करने के बाद भी शान से जीते हैं। और हम ऐसा उसके नीचे लिख देंगे कि तुम्हारे 250 रुपए जो थे, 175 रुपए, उसका प्रबंध तुम्हारे दोस्तों ने कर दिया है, कर देंगे, तुम जल्दी वापस आ जाओ। मेरे प्यारे जेब कट दोस्त, जेब कटने के मामले में मैं तेरा चाचा होता हूँ। ऐसी जेब कट का उपयोग करता तो हजारों कमा सकता था। अब लेखक कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त जेब कट, अगर मुझे कमाना ही होता तो मैं बहुत सारे पैसे ऐसे कमा सकता था। अर्थात समाज में ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह की नीतियों का उपयोग करते हैं और लोगों से मदद लेते हैं। जाता तो कुछ नहीं है लेकिन जमा ढेर सारा कर लेते हैं। भोपाल में मेरे अजीत दोस्त रहते हैं, वही जेब काटने से उनका भी इम्तिहान लगे हाथ हो गया। प्यारे, आगे जब तू मेरा जेब काटे तो बता कर काटना, हम मिलकर ऐसी योजना बनाएंगे कि दोनों मालदार हो जाए। आशा है तू मेरी दम पर अभी तो सुखी होगा ही। अब लेखक कहता है कि भोपाल में भी मेरे एक बड़े प्रिय मित्र हैं, जेब कटने से उनका भी इम्तिहान लगे हाथ हो गया। अर्थात उस व्यक्ति ने जो उनका बहुत ही अच्छा मित्र होगा उसने भी मदद नहीं की होगी। यहाँ पर लेखक यह बात कहना चाहते हैं कि जैसे मेरी जेब कटी उसकी भी परीक्षा हो गई, परीक्षा हो गई, अर्थात उस व्यक्ति ने भी लेखक की मदद नहीं की होगी। और फिर लेखक कहता है जेब कट के, अगर कभी फिर जेब काटने की इच्छा हो तो बताना, हम दोनों मिलकर के जेब काटेंगे और दोनों मालामाल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा जेब काटने का अनुभव मुझे भी आ चुका है। आशा है तू मेरे दम पर अभी तो सुखी हो गई। अर्थात 175 रुपए जो तुझे मिले हैं, उस 175 से तू खुशियां मना रहा होगा, तू सुखी होगा। शुभकामनाओं सहित, तेरा प्रिय मित्र। अब लेखक अंत में अब जिस जेब कट के लिए पत्र लिखे उसे शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं शुभकामनाओं सहित, तेरा प्रिय मित्र। सभी को धन्यवाद। थैंक्स।